गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं की भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हमने पिछले क्लास में जाना था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी उसका फेयर कॉपी में नोटेशन बनाए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं किरण प्रकाशिकी। तो सबसे पहले इसका प्रस्तावना है उसे देखते हैं। आप सभी ने कक्षा 10वीं में पढ़ा ही होगा परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन अपवर्तन के नियम, लेंस सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र है ना। इन सभी के बारे में आपने कुछ न कुछ कक्षा 10वीं में पढ़ा ही है। तो उसी का आगे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो मनुष्य के नेत्र को प्रकृति ने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में अवस्थित रंगों को विभेदित करने में सक्षम बनाए हैं, जैसा पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक, दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक का होता है, जिसे प्रकाश कहते हैं। ठीक, और 1666 में न्यूटन ने इसकी खोज की थी दृश्य प्रकाश की। मुख्यतः प्रकाश एवं उसकी संवेदना के कारण ही हम अपने चारों ओर के संसार को समझने एवं उसकी व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल की प्रकृति प्राप्य उच्चतम चाल है। अभी तक जो चाल प्राप्त है हमें वह है प्रकाश की चाल, जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। यह समस्त रेखा में गमन करती है। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कितना होता है। तो सबसे पहले परावर्तन क्या होता है उसे जान लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र में देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से आपतित होती है और वह किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश संबंधी यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, जिस सतह किसी चिकने या चमकदार सतह पर जब प्रकाश आपतित होती है तो आपतित प्रकाश को तो जो प्रकाश किरण आपतित होती है उसे आपतित प्रकाश किरण, तथा जो प्रकाश परावर्तित होती है मतलब वापस लौटती है उसे परावर्तित प्रकाश किरण, तथा आपतित किरण इस सतह के जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर इस परावर्ती पृष्ठ के अभिलंबवत जो अभिलंब खींचा गया है ना, इस आपतित किरण इस परावर्ती पृष्ठ के जिस बिंदु पर आती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तथा आपतन बिंदु पर परावर्ती पृष्ठ के लंबवत एक लंब खींचा गया होता है, जिसे अभिलंब या नॉर्मल एंड कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित प्रकाश किरण, तथा जो प्रकाश किरण परावर्तित होती है मतलब वापस लौटती है उसे परावर्तित प्रकाश किरण, तथा आपतित किरण और परावर्तित किरण इस सतह के जिस बिंदु पर होते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, तथा आपतन बिंदु पर इस परावर्ती पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींची गई होती है जिसे अभिलंब कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण,
तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं तथा परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो I का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और R का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जाना कि परावर्तन क्या होता है। ठीक, अब देखते हैं परावर्तन के नियम क्या हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात एंगल I = एंगल R। ठीक, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में आप देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, है ना, तीनों एक ही पृष्ठ पे हैं। देखिए ये पृष्ठ है तो तीनों एक ही पृष्ठ पे है ना। और एंगल I = एंगल R, अर्थात आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब देखते हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित या विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह पर क्या है आपतित होकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो इस परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं, है ना। नियमित परावर्तन में आपतित किरणें क्या होती है? परस्पर समांतर होती है, तो परावर्तित किरण भी क्या होगी? परस्पर समांतर होगी। नियमित परावर्तन के कारण ही परावर्ती पृष्ठ जैसे दर्पण से हम अपना चेहरा देखते हैं। चेहरे से आने वाली किरणें परावर्तित पृष्ठ से परावर्ती होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है, जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं। और अनियमित या विसरित परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र देखिए, यह क्या है? एक खुरदुरा सतह है ना, इसमें जो प्रकाश किरण समांतर आ रही है वह भी परावर्तन होने के बाद क्या है? देखिए असमान हो रही है ना, असमांतर हो रही है। अनियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं तो भी परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं हो पाती। ध्यान दें कि अनियमित परावर्तन में भी प्रकाश किरणें परावर्तन के नियम का क्या है? पालन करती है। ठीक, किसी टेबल की खुरदुरे सतह पर हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। इसका कारण यह है कि चेहरे से चलने वाली जो किरणें टेबल की खुरदुरी सतह से अनियमित परावर्तन के कारण क्या है? बिखर जाती है, किंतु यदि उसकी सतह पर चमकदार पॉलिश की जाए तो उससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होने लगता है, जिससे हम अपना चेहरा देख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ देखिए, हम इन दोनों में अंतर भी निकाल सकते हैं कि नियमित परावर्तन में क्या होता है? यह परावर्तन पॉलिश युक्त परावर्ती पृष्ठ जैसे दर्पण से होता है, जबकि विसरित परावर्तन में यह परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ जैसे कि दीवार आदि से होता है। यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तन में भी के बाद भी क्या होता है? परावर्तित किरणें भी समांतर होंगी। और विसरित परावर्तन में क्या होता है? यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती। ठीक, तो इस प्रकार हमने परावर्तन के बारे में जाना। अब देखते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण उस युक्ति को कहते हैं जो अपने पर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देता है। उसे क्या कहते हैं?
दर्पण कहते हैं। ठीक, तो दर्पण उस युक्ति को दर्पण कहते हैं जो अपने पर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देता है। व्यवहार में कांच पर टिन या मरकरी के यौगिक का लेप करके दर्पण बनाया जाता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण और तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। चित्र देखिए। यहाँ देखिए, ये क्या है, समतल दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है और ये परवलयाकार दर्पण है। ये थोड़ा और ऐसे रहेगा परवलय के आकार में। ठीक, तो समतल दर्पण क्या होता है, इसका जो परावर्ती पृष्ठ होता है वह क्या है, समतल होता है। ये जो पृष्ठ है वह क्या है, परावर्ती पृष्ठ है और ये पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। ठीक, और गोलीय दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्ती पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक, और परवलयाकार दर्पण में क्या होता है, इसका जो परावर्ती पृष्ठ होता है वह परवलयाकार होता है। ठीक, अब देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कहा गया है कि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में किसी बिंदु वस्तु से असंख्य किरणें निकलती है, किंतु उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम केवल 2 किरणों को ही लेना पर्याप्त हमारे लिए क्या है, केवल 2 किरणों को लेना पर्याप्त है। ये किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात या तो प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है या पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रतिबिंब बिंदु पर मिल जाती है, अर्थात प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु वस्तु से चलने वाली असंख्य समस्त किरणें भी प्रतिबिंब बिंदु से ही होकर जाती है या प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वह 2 प्रकार के होंगे। एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चित्र 9.5 में ए डैश चित्र देखिए। ए डैश क्या है, मतलब ए डैश बी डैश जो है वह ए बी का क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। ठीक है, वस्तु ए और बी क्या है, एक वस्तु है, इसमें एम इन क्या है, गोलीय दर्पण है। तो देखिए ए से एक प्रकाश किरण आ रही है, वह क्या है, परावर्तन होकर एफ से होकर जा रही है। ठीक, एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, परावर्तन होकर क्या है, उसी माध्यम में पुनः लौट रही है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब जो है वह उल्टा बन रहा है, ए डैश बी डैश। ठीक है, चूंकि यह क्या है, उल्टा बन रहा है, यह प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक, अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात पीछे बढ़ाने पर प्रतिबिंब बिंदु पर मिलती है, अर्थात इस प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, बिंदु ओ से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वह देखिए इस यहाँ आ रही है, यह समतल दर्पण है, यहाँ आ रही है, परावर्तन होने के पश्चात इधर जा रही है ना, तथा एक और प्रकाश किरणें आ रही है, परावर्तन होने के पश्चात जा रही है। अब देखिए, क्या ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में कभी मिल पाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये इसे आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे से और दूर हटने का प्रयास करेगी, है ना। तो इस कारण हम इसे क्या है, पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाएंगे तो यह इस बिंदु पर मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, वह आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा है। अब देखते हैं इसमें मुख्य अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले अंतर है, इससे होकर प्रकाश किरणें जाती है, वास्तविक प्रतिबिंब से होकर प्रकाश किरणें जाती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, इससे प्रकाश किरणें नहीं जाती, अपितु इससे होकर आती हुई प्रतीत होती है ना। यहाँ कोई देखेगा तो वह समझेगा कि इस आई से, प्रतिबिंब से वह प्रकाश किरणें आ रही है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या है, सदैव वस्तु से सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इस प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर होता है। अब देखते हैं समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसे होती है, किस प्रकार से किसी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। दूसरा है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख को उस वस्तु को रखते हैं। तीसरा, समांतर दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। यदि समतल दर्पण के सामने हम खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाएं तो प्रतिबिंब का क्या है, बायां हाथ हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इस घटना को कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण, लैटरल इन्वर्सन। ठीक, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई को उसकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ बहुत सारे अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं, विद्यार्थी स्वयं से पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। तो यदि कांच के एक खोखले गोले को किसी भाग को काटकर एक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाए, कलाई अर्थात कलर लगा दी जाए, तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का क्या है, परावर्तन होने लगता है। चूंकि परावर्ती पृष्ठ गोलीय होता है, इस प्रकार के दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, यहाँ पे बताया गया है कि इस कांच के खोखले गोले को क्या है, काट कर उसके एक पृष्ठ को कलर लगा दे तो जो उसका परावर्ती पृष्ठ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, गोलीय हो जाएगा। तो इस प्रकार जो दर्पण प्राप्त होगा उसे कहेंगे गोलीय
दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ जो है वह दबा हुआ रहता है ना। तो यहाँ देखिए, इस दर्पण का जो परावर्ती पृष्ठ है वह क्या है? दबा हुआ है। और ये जो लाइन लाइन दिख रहा है वह क्या है? पॉलिश्ड किया हुआ, कलाई किए गया पृष्ठ है। ठीक, तो ये वाला जो पृष्ठ है वह क्या है? परावर्ती पृष्ठ। और ये वाला पृष्ठ है वह अपरावर्ती पृष्ठ है ना, जिसमें कलर लगाया गया है। तो इसका परावर्ती पृष्ठ क्या है? अंदर धंसा हुआ है ना। तो इसलिए इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्ती पृष्ठ उभरा हुआ रहता है उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि अवतल दर्पण कैसा दिखाई देता है और उत्तल दर्पण कैसा दिखाई देता है। ठीक, अब इस दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले ध्रुव क्या होता है उसे देखते हैं। ठीक, तो गोलीय दर्पण, ये जो दर्पण दिखाई दे रहा है वह कैसा दर्पण है? गोलीय दर्पण है ना। तो यहाँ को हम लोग काटे हैं, तो यह कौन सा दर्पण हो जाएगा? यह दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, तो ध्रुव कौन सा होगा? ये वाला बिंदु इसका ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ है ना, परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये मध्य बिंदु है तो इसे क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, इस दर्पण में ये वाला बिंदु और इसमें ये, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P मतलब पोल। दूसरा है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, अब वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच में जो रेखा है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब मुख्य अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष उस अक्ष को कहते हैं जिसमें क्या है? दर्पण का ध्रुव है, वक्रता केंद्र है और फोकस बिंदु होता है। ठीक, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली इस रेखा को क्या है? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अब क्या है? द्वारक। तो द्वारक कौन सा है? गोलीय दर्पण के वित्तीय नेमी के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, यह जो गोलीय दर्पण है तो इसके दोनों बिंदु को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक अर्थात मुख बोलेंगे, है ना, इस दर्पण का मुख, जिससे से प्रकाश इसमें आपतित होती है। ठीक, द्वार समझते हैं आप सभी लोग, है ना। मुख्य फोकस का क्या होता है? तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, यह कौन सा अक्ष है? यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या है? फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं अवतल दर्पण के केस में। ठीक, तो यहाँ देखिए चित्र में यह क्या है? मुख्य अक्ष है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वाली प्रकाश किरण भी क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है तथा नीचे से जो प्रकाश किरणें आ रही है वो भी मुख्य अक्ष के समांतर है। दोनों
परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पे आके मिल रही है, तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और इस बिंदु को कहते हैं फोकस। ठीक, और उत्तल दर्पण में देखिए तो इसमें क्या है, आभासी कंडीशन लगाएंगे, है ना। इसमें क्या है, परावर्तन होने के पश्चात देखिए ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो दोनों को आगे मिलाएंगे आभासी रूप से। तो यह जिस बिंदु पर मिल रहा है उस बिंदु को क्या कहेंगे, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। और फोकस दूरी क्या होता है, तो मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस तल क्या हो गया, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से गुजरने वाली काल्पनिक तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जाना है। इसे विद्यार्थी कई बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जब तक यह समझ नहीं आएगा तब तक हम आगे का टॉपिक क्या है आपके समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।